हेलो। सुन ले दगड़िया बात सुनी जा, बात सुनी जा तू मेरी। 2011 का साल था। पप्पू कार्की ने कुछ दिन पहले ही बाइक ली थी। इस बाइक को लेकर पप्पू अपने गांव पत्नी कविता के साथ पहुंचे हुए थे। पप्पू कार्की जैसे ही घर पहुंचे तो उन्होंने बाइक की चाबी अपने पिता के हाथों में दे दी। दरअसल पप्पू अपने लंबे संघर्ष का पहला फल अपने पिता के हाथों में रख रहे थे। पिता किशन सिंह के चेहरे पर खुशी के आंसुओं को दबाने की नाकाम कोशिश साफ नजर आ रही थी। वो बार बार उस चाबी को निहारते और उनके चेहरे पर मुस्कान अपना दायरा बढ़ाती जाती। आखिर में बेटे ने हाथ में जो चाबी थमाई थी, पिता ने उसे मुस्कुराती नजरों से देखा और उसे चूम लिया। ये एक पिता के अपने बेटे के संघर्ष को सफल होते देखने की खुशी थी। ये वो वक्त था जब पप्पू कार्की के लंबे संघर्षों का अंत हो रहा था और उत्तराखंड ने एक ऐसे सितारे की पहचान कर ली थी जो अब यहाँ के लोक संस्कृति के आसमान में चमकने वाला था। 2011 की इस घटना ने पप्पू कार्की के सालों के संघर्ष को सफल कर दिया था और इसके बाद पप्पू कार्की ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब 2011 में ऐसा क्या हुआ कि पप्पू कार्की के दिन एकदम बदल गए? प्रवेंद्र कार्की कैसे उत्तराखंड लोक संगीत की दुनिया में पप्पू कार्की बन गए? आपने पप्पू कार्की के कई गाने सुने होंगे, लेकिन क्या आपको उनके संघर्ष की वो कहानी मालूम है जिसने ऐसा हीरा गढ़ने में मदद की? क्या आप जानते हैं कि अपनी मौत के आखिरी दिन तक पप्पू कार्की उत्तराखंड के संगीत, भाषा और संस्कृति के प्रति समर्पित थे? आज जानेंगे उनके जीवन के कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं को जो उन्हें उनके करीबियों के लिए ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के लिए भी खास बनाते हैं। आइए आज बात करते हैं पप्पू दा और उनके संघर्षों की। जानते हैं प्रवेंद्र सिंह कार्की उर्फ पप्पू कार्की को। हमने 2011 के जिस किस्से से इस रिपोर्ट की शुरुआत की, वो किस्सा संभव हो पाया था पप्पू कार्की की पहली सबसे बड़ी हिट से। 2011 में पप्पू कार्की का एल्बम झम लागी रे आया था। इस एल्बम का गाना डीडी हार्ट की छमना छुरी काफी ज्यादा हिट हुआ। इस गाने से पूरे कुमाऊं में पप्पू कार्की का नाम घर घर पहुंच गया और यहीं से पप्पू कार्की ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस एल्बम के बाद उन्होंने कई हिट गाने पेश किए जो आज भी सबकी जुबान पर चढ़े हैं। लेकिन 2011 के इस पल को पाने के लिए पप्पू कार्की ने काफी ज्यादा संघर्ष किया। परिवार का इकलौता बेटा होने की जिम्मेदारी पप्पू कार्की समझते थे और शायद यही वजह है कि वो लोक संगीत को दिल में बिठाकर जीवन यापन के लिए जो संभव हो वो करते रहे। 30 जून 1984 को पिथौरागढ़ के सेलावन में पप्पू कार्की का जन्म हुआ। किशन सिंह कार्की और कमला कार्की के घर एक चिराग पैदा हुआ था जिसकी किस्मत में जन्म से ही अंधेरे से लड़ना लिखा था। पप्पू कार्की ने अपनी शुरुआती शिक्षा प्राथमिक विद्यालय हिपा में ही पूरी की। उसके बाद उन्होंने जूनियर हाई स्कूल की शिक्षा प्रेमनगर और राजकीय हाई स्कूल भट्टी गांव से प्राप्त की। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से पप्पू कार्की ने जैसे तैसे हाई स्कूल तक पढ़ाई की और निकल पड़े नौकरी की खोज में दिल्ली। कोई डिग्री तो हाथ में थी नहीं, इसलिए जो काम मिला वो करते गए। दिल्ली में युवा पप्पू कार्की ने पहले प्रिंटिंग प्रेस में नौकरी पकड़ी। कुछ समय यहाँ रहने के बाद उन्होंने एक पेट्रोल पंप में काम किया और फिर एक ऑफिस में ऑफिस बॉय की नौकरी करने लगे। पप्पू कार्की जब दिल्ली में थे तो दो बातें हमेशा उनके मन में आती रहीं। एक तो वो हमेशा पहाड़ जाने की सोचते थे और दूसरी बात थी उनका गायक बनने का सपना। पप्पू चाहे जो भी काम करते वो पहाड़ी गीतों का रियाज करना नहीं छोड़ते थे और आखिरकार पप्पू कार्की दिल्ली जैसे शहर की नकली चकाचौंध से परेशान होने लगे। वो पहाड़ जाने का बहाना खोजने लगे और उन्हें रास्ता दिया उत्तराखंड आइडल ने। 2006 में उत्तराखंड आइडल हुआ। इस प्रोग्राम से पप्पू कार्की खूब चमके।
उनके झोड़ा और छपेली सुनकर लोग दीवाने हो जाते थे। भले ही पप्पू उत्तराखंड आइडल जीत नहीं पाए, लेकिन वो इसमें फर्स्ट रनर अप रहे। पप्पू कार्की अब आत्मविश्वास से लबरेज थे और वह आखिरकार दिल्ली छोड़कर रुद्रपुर आ गए। एक इंटरव्यू में खुद पप्पू कार्की ने कहा था, मैंने तय कर लिया था कि अब मैं कभी भी पहाड़ छोड़कर दिल्ली जैसे शहर नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा, मैं भैंसे चरा लूंगा लेकिन शहर कभी नहीं जाऊंगा। और इस तरह वो कभी भी शहर में फिर नौकरी करने या बसने नहीं गए। आज भी पप्पू दा का परिवार हल्द्वानी में रहता है और दोनों माँ बेटे अपना जीवन यापन यहीं पर कर रहे हैं। पप्पू कार्की की गायन यात्रा की शुरुआत महज 5 साल की उम्र से ही हो गई थी। पप्पू दा अक्सर शादियों, होली और रामलीला जैसे कार्यक्रमों में गाया करते थे। पप्पू के शिक्षक और संगीत के गुरु कृष्ण कार्की ने उन्हें बड़ा सहयोग दिया। पप्पू अक्सर कृष्ण सिंह कार्की के साथ मिलकर कार्यक्रमों में जाया करते थे। कार्यक्रमों में पप्पू कार्की का झोड़ा और छपेली सुनने के लिए लोग आतुर रहते थे। कृष्ण कार्की ने एक इंटरव्यू में बताया था कि पप्पू और कृष्ण ने गाँव के दीवान सिंह, जिन्हें पप्पू चाचा कहकर पुकारते थे, उनसे न्योली और छपेली गाना सीखा। वो बताते हैं कि पप्पू कार्की रामलीला में भी अभिनय किया करते थे। पप्पू कभी राम बनते तो कभी सीता और कभी कभार रावण भी बन जाया करते थे। कृष्ण बताते हैं कि नैननाथ रावल और दूसरे गायकों की तरह हमने भी कैसेट निकालने की सोची। 1993 में कृष्ण कार्की की पहली एल्बम आई और फिर 1998 में कृष्ण कार्की ने पप्पू कार्की के साथ मिलकर फौज की नौकरी कैसेट निकाली। इस कैसेट में पप्पू कार्की का एक गाना और न्योली था। कृष्ण बताते हैं कि इस कैसेट में पप्पू कार्की ने एक गीत गाया। पप्पू ने उस गीत को एक ही टेक में फाइनल कर दिया। ये देखकर संगीतकार देवराज रंगीला बोले, ये बिल्कुल नैननाथ रावल की तरह ही गाता है, एकदम जबरदस्त। फिर 2002 में एक बार फिर पप्पू कार्की ने कोशिश की। 2002 में उन्होंने हरियो रुमाला में भी गीत गाए। 2003 में पप्पू कार्की ने अपनी पहली एल्बम मेघा लाई, जिसमें उन्होंने खुद के लिखे हुए गीतों को शामिल किया, लेकिन ये भी कुछ खास सफल नहीं रही। जब पप्पू रुद्रपुर में काम कर रहे थे तो इस दौरान उन्होंने लोक गायक प्रहलाद मेहरा और चांदनी एंटरप्राइजेस के नरेंद्र टोलिया के साथ मिलकर झम लागशी एल्बम के लिए गाने रिकॉर्ड किए। इस एल्बम को 2010 में रामा कैसेट से रिलीज किया गया। हालांकि इस एल्बम का शूट 2011 में हुआ। इस एल्बम में ही पप्पू कार्की ने डीडी हार्ट की छमना छोरी गाना गाया था और ये गाना काफी ज्यादा सुपरहिट हुआ। इससे न सिर्फ पप्पू कार्की के संघर्ष के दिन खत्म हुए, बल्कि इसने उत्तराखंड को एक नया सितारा भी दिया। हम आपको बताएंगे कि कैसे पप्पू दा का नाम पप्पू मंच का नाम बन गया, लेकिन उससे पहले जानते हैं पप्पू दा की प्रेम कहानी। पप्पू कार्की ने 2010 में कविता से शादी रचाई थी। कविता कार्की अपने बेटे दक्ष कार्की के साथ आज भी हल्द्वानी में रहती हैं। कविता अपने ब्लॉग्स में पप्पू कार्की के साथ अपने जीवन की यादों को साझा करती रहती हैं। एक ब्लॉग में अपनी शादी को लेकर बात करते हुए कविता पप्पू कार्की से मिलने का किस्सा बताती हैं। कविता के मुताबिक पप्पू कार्की भले ही बहुत बड़े गायक नहीं थे, लेकिन उनके 2-3 एल्बम आ चुके थे। पुलिस अधिकारी की बेटी कविता के चाचा के लड़के गीत लिखने का बड़ा शौक रखते थे और वो अक्सर गायकों के नंबर जुटाकर उनसे बात किया करते थे। कविता बताती हैं कि मेरे दादा यानी भाई ने किसी एल्बम में पप्पू कार्की का नंबर देखा और उनको फोन कर अपनी बात रख दी। पप्पू कार्की जी ने भी वादा किया कि जब भी वो उनके क्षेत्र में आएंगे तो जरूर फोन करेंगे। जब पप्पू कार्की का एक कार्यक्रम कविता कार्की के इलाके में लगा तो सब उसे देखने चले गए। बाद में पप्पू कार्की इनके घर भी आए। कविता बताती हैं कि इसके बाद पप्पू कार्की का उनके घर आना जाना शुरू हो गया और इस आने जाने में कविता और पप्पू कार्की नजदीक आने लगे थे। धीरे धीरे ये बात कविता के भाई को पता चली तो उन्होंने घर पर दोनों की शादी की बात छेड़ दी। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और इस तरह कविता और पप्पू कार्की का प्रेम अरेंज मैरिज के बंधन में बन गया और 2011 में कार्की दंपति का एक बेटा हुआ और इस बेटे के आने के महज 5 महीने बाद छमना छोरी भी बड़ी हिट साबित हुई और दोनों के दिन बदल गए। आज पप्पू कार्की का बेटा भी उन्हीं की तरह गाने लगा है।
प्रवेंद्र कार्की को प्रवीण और पप्पू कार्की बुलाया तो पहले से ही जाता था, लेकिन इनका स्टेज का नाम पप्पू होने के पीछे भी एक किस्सा है। उत्तराखंड का राज्य गीत लिखने वाले हेमंत बिष्ट ने एक पॉडकास्ट में इसके बारे में बताया था। उन्होंने बताया कि मैंने ही प्रवेंद्र से कहा था कि उसका स्टेज का नाम अब पप्पू रहेगा और तब से हर मंच पर वे पप्पू कार्की हुए। आपको बता दें कि हेमंत बिष्ट ने ही पप्पू दा का गीत सुन ले दगड़िया, कामना काज की, दुश्मन अनाज की जैसे कई गीत लिखे हैं। 2015 में पप्पू कार्की की मोहिनी एल्बम रिलीज हुई, इसमें हेमंत जी ने भी गीत लिखे थे। 2017 में पप्पू कार्की ने पीके एंटरप्राइजेस नाम से अपना स्टूडियो हल्द्वानी में खोला। पप्पू कार्की के इस स्टूडियो का ये फायदा हुआ कि अब युवा गायकों को रिकॉर्डिंग के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ता था। यहाँ वो न सिर्फ युवा गायकों को प्रशिक्षण देते, बल्कि वो कुछ नेत्रहीन बच्चों को मुफ्त में संगीत भी सिखाया करते थे। इसके साथ ही पप्पू कार्की की गीत यात्रा भी अनवरत जारी थी। वो यात्रा जो 9 जून 2018 को एक हादसे के साथ हमेशा के लिए थम गई। 8 जून की रात नैनीताल जनपद के गोनियारों में युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था। यहाँ पर पप्पू कार्की ने अपने गीतों से समा बांध दिया था। 9 जून की तड़के सुबह पप्पू कार्की अन्य 2 लोगों के साथ हल्द्वानी वापस लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में हेड़ा खान मंदिर के पास पहुंचते ही उनकी कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी और तीनों की ही मौके पर मौत हो गई। गाड़ी गोनियारो निवासी पुष्कर नाम का शख्स चला रहा था। कुछ लोग बताते हैं कि गाड़ी के आगे पत्थर आ गया था और कोई कहता है कि पुष्कर को झपकी आने से गाड़ी खाई में गिर गई। पूरे उत्तराखंड में तीनों की मौत पर शोक मनाया गया और पप्पू कार्की की अंतिम विदाई में हर कोई रोया। 10 जून 2018 को कार्की का थल में रामगंगा नदी के तट पर अंतिम संस्कार किया गया। लोक गायक पप्पू कार्की को उनके चाचा हनुमान कार्की और चचेरे भाई सुरेश कार्की ने मुखाग्नि दी। युवा लोक गायक की अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। इस दिन पाखू और थल बाजार को बंद रखा गया और इस तरह उत्तराखंड का एक चमकता सितारा पंचतत्व में विलीन हो गया। पप्पू कार्की भले ही सशरीर हमारे बीच ना हो, लेकिन उनके गीत आज भी हमारे दिल और दिमाग में बसे हुए हैं। पप्पू कार्की की विरासत को अब उनका बेटा दक्ष कार्की आगे बढ़ा रहा है। पप्पू कार्की के गीत आज भी हमारे बीच हैं और वो हमेशा हमारे बीच रहेंगे। पप्पू कार्की की पत्नी कविता कार्की हमेशा एक बात कहती हैं, बुरी यादों के बदले उनकी अच्छी यादों को याद किया जाए ताकि वो हमारी मुस्कानों में और हमारी बातों में जिंदा रह सकें। उत्तराखंड लोक संगीत में आपके हर छोटे बड़े योगदान के लिए पप्पू दा आपको शत शत नमन और वंदन। हमने आप तक पप्पू दा की यादों को पहुंचाने की कोशिश की है। संभव है कि इसमें अगर कुछ छूट गया हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएंगे। हम कोशिश करेंगे कि भविष्य में कभी फिर पप्पू दा को याद किया जाएगा तो भूली बिसरी बातों, किस्सों और कहानियों को भी हम इसमें शामिल करेंगे और हमेशा जैसे पप्पू दा सबके दिलों में बसे हैं वैसे वो हमारे दिल में भी बसे रहेंगे। आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी जरूर बताइएगा और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है और अगर आपको लगता है कि हम उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड के लोगों की बात करते हैं, तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करने की जरूर सोचिएगा और उसी के साथ अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। ए जा तू मेरी पराना है, ए जा तू मेरी पराना, कर बिना मेरे मना अब कहनी लागना। ए जा तू मेरी पराना है, ए जा तू मेरी पराना।